नमस्कार, स्वागत है शिक्षा पढ़ता के यूट्यूब मंच पे। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कुमार। दोस्तों, बार बार ये बात चर्चाएं में आ रही है कि नरेंद्र मोदी जी अब और कितने दिन सत्ता में रहेंगे। अब कहीं भी जाकर के पूछिए तो क्या हर कोई पूछेंगे क्या ये सरकार बदल जाएगी, क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, या सरकार यही रहेगी, प्रधानमंत्री बदल जाएंगे, या इंडिया गठबंधन से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल सकता है। मतलब तमाम सारे सवाल तमाम लोग पूछते रहते हैं। लेकिन लगातार ये सारे सवाल क्यों इस दौर में उत्पन्न होने लगे, क्यों उठने लगे ये सवाल? क्योंकि पहली बार नरेंद्र मोदी सबसे कमजोर स्थिति में दिखाई देते हैं पिछले 22-23 साल के भीतर। मोदी जी का एक रिकॉर्ड है कि जिन्होंने हमेशा अपने अपने बलबूते पे सत्ता हासिल किया। जब वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे गुजरात के भीतर, तो तब भी उनके पास खुद की मेजोरिटी थी। तब लगातार वो मेजोरिटी वाली सरकार के अंदर ही रहे। दिल्ली में पहली बार 2014 में आए, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को 282 सीट मिली, 272 का मार्ग पार कर गए अपने बलबूते। फिर भी एनडीए के कुनबे को साथ में रख करके उन्होंने 2014 से 2019 तक सरकार चलाई। 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ तो 303 सीटें आए बीजेपी के। एनडीए के अंदर जितने भी घटक दल थे वो सब मिला दे तो और भी अधिक सीट हो गए, 350 प्लस। लेकिन तब तक नरेंद्र मोदी जी का एक अहम और अहंकार उस जघन्य स्तर पर पहुंच गए। माईवे और हाईवे और सारी बातें 2024 आते आते 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार में वो सब कुछ दिखाई दिया। मोदी की गारंटी, मोदी की सत्ता, मोदी की सरकार, बटन दबाओगे कमल पे तो मोदी को वोट मिलेगा, उम्मीदवार को मत देखो, मोदी को देखो, मैं अजन्मा हूँ, नॉन बायोलॉजिकल है, मैं अविनाशी हूँ, डायरेक्ट ईश्वर से बात होता है। तमाम सारे बातों चुनाव प्रचार के दौरान बोलने लगे। लेकिन जब ये अपने आप को नरेंद्र मोदी ने अजन्मा, नॉन बायोलॉजिकल, अविनाशी कहना शुरू कर दिया, तब धीरे धीरे ड्रिल होते चला गया ये चीजें। अब संघ के शरण में गए, संघ ने तवज्जो नहीं दिया क्योंकि पिछले 10 वर्षों के भीतर संघ के कभी सुना ही नहीं। तो क्राइसिस में संघ क्या मदद करेगा? गुस्से में ये कहलवा दिया कि संघ की जरूरत ही नहीं है, संघ पहले भी बैकफुट पे था और बैकफुट पे चला गया। अब टेक्निकली ये करे कि 200 पे आ गया। ये अलग बात है कि खेलबिल होकर के वोट जितने गिरे उससे ज़्यादा गिनाए गए तो 240 सांसद तक पहुंच गए। चलिए 240 सांसद मिल भी गए, उसके बाद भी गठबंधन की सरकार बना मोदी 3.0, जिसमें 400 सीट की बात कर रहे थे, 400 पार की बात कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, तमाम सारे लोग हुए, स्पीकर का चुनाव हो गया, डिप्टी स्पीकर का मंत्रालय का बंटवारा, तमाम सारी चीज़ें हो गई। लेकिन जब तक बजट आते आते चंद्रबाबू नायडू ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया और कह दिया, बता दिया कि नरेंद्र मोदी जी आप मेरे बदौलत से सरकार में, मुझे ये चाहिए आप करवा दीजिए। वक्फ बोर्ड का बिल आया, मोदी जी को वापस लेना पड़ा। जेपीसी को वक्फ बोर्ड का बिल को भेजना पड़ा। जनता दल यूनाइटेड, टीडीपी, ये सब पीछे हो। उसके बाद क्रीमी लेयर की बात आई, SC/ST आरक्षण की बात आई। सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरीके से उस पर अपना जवाब दिया था, फैसला दिया था, उसको लेकर के एनडीए गठबंधन के तमाम सारे पॉलिटिकल पार्टी, छोटे छोटे घटक दल खुल करके बोलने लगे। नरेंद्र मोदी जी के लिए ऐसा स्थिति नहीं था इससे पहले कभी। उसके बाद फिर ब्रॉडकास्टिंग बिल आया, वो मोदी जी को होल्ड करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। लिटरल एंट्री को तो उनको कैंसिल करना पड़ गया, उसकी नोटिफिकेशन को रद्द करना पड़ गया, क्योंकि तब सभी विरोधी दलों के साथ उनके अपने भी बोलने शुरू कर दिए। ये जो एनडीए गठबंधन के भीतर जो आवाजें उठने लगी, ये नरेंद्र मोदी जी की सबसे कमजोर स्थिति इस दौर में है। मोदी जी सुनने की आदि नहीं थे, सुनाने की आदत थे। वो अपने मन की बात कहते थे, दूसरे की मन की बात नहीं सुनते थे। लेकिन अब उनको सुननी पड़ रही है, ये उनके लिए कहीं ना कहीं असहनीय स्थिति है। लेकिन जो लोग एनडीए घटक दल हैं, जो लोग एनडीए के भीतर हैं, वो लोग इस दौर में नरेंद्र मोदी जी को संघ भी क्या कह रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष पद तक नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतने मजबूर हैं इस दौर में। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में पूरे संगठन और सत्ता चली गई और मोदी जी एक असहाय प्रधानमंत्री की तरह बैठे हुए। अब मोदी जी को साथ देने वाले मोदी जी की तरफ देख रहे हैं। 4 राज्यों के चुनाव हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर। उनमें से 2 में से हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। लेकिन वहां पर संघ
वहाँ पर संगठन तवज्जो नहीं दे रही। कहीं पर भी नरेंद्र मोदी जी का नाम अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या नरेंद्र मोदी ब्रांड से लोगों को दिक्कत है? क्या मोदी जी इस दौर में डर रहे हैं कि यदि उनका नाम आगे बढ़ाया गया, फिर यदि फेल हो गए, अब नरेंद्र मोदी जी इस चीज को सहन नहीं कर पाएंगे? क्या ऐसे में जब ये कहे कि नरेंद्र मोदी जी इस बात को सहन नहीं कर पाएंगे, तो नरेंद्र मोदी जी हो सकता है कि उनकी और तबीयत नाजुक हो जाए। अभी उनके चेहरे पे अभी से साफ झलकने लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून के आने के बाद नरेंद्र मोदी जी को देख लीजिए। लेकिन तमाम सारी बातों को छोड़ दीजिए, ऐसे में एनडीए के तमाम घटक दल जो हैं वो कितना साथ देने के लिए नरेंद्र मोदी को तैयार है। खास करके चंद्रबाबू नायडू को देख ले कि उनके पार्टी के भीतर ही बहुत बड़ा एक धारा भारतीय जनता पार्टी का साथ देने का विरोध कर रहा। उनको चंद्रबाबू नायडू ने समझा बुझा करके किसी तरह रखा है कि कुछ दिन सरकार से पैसा लेने दो, अपनी जरूरतें जब पूरी हो जाएगी तो फिर हमको जैसे मर्जी वैसे करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बिहार में जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, सुशासन बाबू, वहां पर तो चुनाव है बिहार के भीतर, चुनाव में जाना है अगले साल। उनकी पार्टी के ऊपर, जेडीयू के ऊपर बहुत प्रेशर है। ऑलरेडी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को का कद छोटा कर दिया गया है। वहां पे पासवान के एक कुनबा है, चिराग पासवान, उनके पास भी विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रेशर है। नीतीश कुमार के पास बिहार में, तो अब तक तो नीतीश कुमार छुप छुप करके नरेंद्र मोदी जी की बड़ाइयां करते थे। फिर कहता ना कि फूका हुआ कारतूस कितने दिन काम देगा। ये कहते नहीं, बूढ़े शेर का सारे कुनबे का क्या होगा। और यदि जिस दिन ये लोग भागे, जैसे नीतीश कुमार की आदत रही है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 के पहले, क्या नीतीश कुमार या विधानसभा चुनाव के पहले नीतीश कुमार पलट जाएंगे? यदि पलटे तो फिर क्या करेंगे? यदि आरजेडी के साथ जाकर के बिहार विधानसभा का चुनाव फिर से लड़े तो फिर क्या करेंगे? क्या पासवान का कुनबा साथ देगा या फिर वो भी कोई एक नया राह पकड़ लेगा? क्या एनडीए गठबंधन के भीतर जो समर्थन कर रहे हैं सरकार का, 240 से 292 तक ले गए एनडीए के तमाम सारे घटक दल, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी के अंदर है क्या? नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू। लेकिन जिस हिसाब से प्रखरता से, जिस हिसाब से बोल रहे हैं लोग इस दौर में, उस प्रखरता से एक बात तो सामने साफ हो जाती है कि वो जो डर पिछले एक दशक में, 10 साल में जो दिख रहा था तमाम पॉलिटिकल पार्टी के शीर्ष नेताओं के ऊपर, वो इधर आकर के वो डर खत्म हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए सब खुल करके इस दौर में बोल रहे हैं, सरकार की आलोचनाएं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी की आलोचनाएं कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के सामने बोल रहे हैं। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जहां पर अमित शाह जिन सेनापतियों के भरोसे खेल रहे थे, केशव प्रसाद मौर्य से, वो पलटी मार गए। उनको भी ये बात समझ में आ गया कि इन दो गुजरातियों से ज्यादा संघ जो कहता है, संघ कहता है कि मोदी जी ठीक है, ये 2 कदम आगे बढ़ के कहते हैं योगी जी ठीक नहीं साहब। उत्तर प्रदेश में योगी जी से बड़ा कोई मुख्यमंत्री हुआ नहीं, कल्याण सिंह के बाद शायद उत्तर प्रदेश यदि विकास करेगा तो योगी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं करेगा। आखिर संगठन के भीतर जिस हिसाब से उनके खास लोग ही पलटी मार रहे हैं, जिस हिसाब से ये कह ले कि लगातार केंद्र सरकार अपने बिल वापस ले रही, कई जगह यूटर्न ले चुकी है नरेंद्र मोदी 3.0 की जो सरकार है। क्या सरकार में किसी कोऑर्डिनेटर की कमी है? कई सारी चीजें हैं जिसका जवाब सरकार को तलाशना है। सरकार और गठबंधन के भीतर, खास करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के साथ जो गठबंधन है, वो शायद ठीक से कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा। तो सवाल उठता है कि अब नरेंद्र मोदी को मार्गदर्शक मंडल में डालना है क्या? यदि मार्गदर्शक मंडल में उनको नहीं जाना है तो भी उनको लोग भेजेंगे क्या? क्या सुब्रमण्यम स्वामी ये बात सोचते हैं? आप देखना बाकी है, इस पर देखते रहिए। फिलहाल खबरें लेकर के आते रहेंगे।